हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केजी जीके ट्रिक। आज हम बात करेंगे द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट और द सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट के बारे में। दिसंबर 2021 में पार्लियामेंट ने इन दोनों बिल्स को पास किया और हमारे प्रेसिडेंट ने दिसंबर में इन दोनों बिल्स को असेंट दी, जिसके बाद ये एक्ट बन गए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे इन दोनों एक्ट्स का। सबसे पहले हम देखेंगे इस एक्ट की हमको क्या ज़रूरत थी। उसके बाद हम देखेंगे कौन सी टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ में। उसके बाद हम देखेंगे क्या फीचर्स हैं इन एक्ट्स के, और लास्ट में हम बात करेंगे क्या इशू इन्वॉल्व हैं इन दोनों एक्ट के साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं हमको इन दोनों एक्ट्स की क्या ज़रूरत थी। अगर हम बात करते हैं कि हमको इन एक्ट की क्या ज़रूरत थी, तो यहाँ पर एम्स की रिपोर्ट है जो बताती है कि लगभग 10 से 15% कपल्स फर्टिलिटी इशू को फेस कर रहे हैं। एक और रिपोर्ट है जो बताती है कि लगभग 1.8 करोड़ कपल्स इंडिया में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कोई प्रॉपर रेगुलेशन और एक्ट ना होने की वजह से अनएथिकल प्रैक्टिसेस काफ़ी हो रही थी। रेगुलेशन ना होने की वजह से जो कपल्स हैं उनको भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जो डोनर्स हैं उनको भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। यहाँ पर सरोगेट मदर्स के साथ एक्सप्लॉयटेशन, जो कपल्स ART यूज़ करना चाहते हैं उनको कई बार मिसलीड करा जाता था, उनके साथ धोखाधड़ी होती थी। यहाँ पर जो बच्चे पैदा होते थे थ्रू ART या थ्रू सरोगेसी, उन पर किसका लीगल राइट रहेगा, उसको लेकर भी काफ़ी इशू सामने आते थे। इसलिए यहाँ पर ये एक्ट लाया गया जो इन सब चीज़ों को रेगुलेट करेगा और एक प्रॉपर गाइडलाइन देगा सबको, ताकि लोग इसको आसानी से यूज़ कर सकें। फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि आखिर ये टेक्नोलॉजी होती क्या है। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने देखा कि बहुत सारे कपल्स फर्टिलिटी इशू को फेस कर रहे हैं। तो फर्टिलिटी इशू होता क्या है? फर्टिलिटी इशू का मतलब होता है कि जो कपल्स पेरेंट्स बनना चाहते हैं मगर किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से वो पेरेंट्स नहीं बन पा रहे हैं, इन इशूज़ को बोला जाता है कि वो फर्टिलिटी इशू फेस कर रहे हैं। यहाँ पर ये फर्टिलिटी इशू मेल की वजह से भी हो सकता है, फीमेल की वजह से भी हो सकता है, या दोनों में कुछ मेडिकल इशूज़ हो सकते हैं जिस वजह से वो पेरेंट्स नहीं बन पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर वो अगर ART का यूज़ करते हैं, यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, तो वो अपना पेरेंट बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसलिए हमको ये टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है और इंडिया में काफ़ी ग्रोथ देखी गई है ART क्लिनिक्स की, ART के यूज़ की, इसलिए यहाँ पर हमको इनके रेगुलेशन की भी ज़रूरत थी। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हम यूज़ करते हैं ART में। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखते हैं इन वर्टो फर्टिलाइजेशन। फ्रेंड्स, इन टेक्नोलॉजीज़ को समझने से पहले हम सिंपली समझते हैं सबसे पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन काम कैसे करता है। यहाँ पर आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब भी किसी कपल में फर्टिलिटी इशू होता है तो या तो वो मेल की तरफ से होता है या फीमेल की तरफ से होता है, या दोनों में भी कुछ इशू हो सकता है। फ्रेंड्स, अगर मेल पार्टनर में इशू है तो वो इशू आता है स्पर्म की वजह से, या फीमेल में कोई इशू आता है तो वो आता है एग की वजह से। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि जब मेल स्पर्म फीमेल एग को हिट करता है तो वो जायोट बनाता है, यानी कि एग फर्टिलाइज हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जायोट ही आगे जाके एम्ब्रियो बनता है और चाइल्ड बनता है। ये तो होती है सिंपल प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। मगर इनवर्टो फर्टिलाइजेशन में क्या किया जाता है, इस प्रोसेस को हम लैब में करते हैं। लैब में कैसे करते हैं फ्रेंड्स? यहाँ पर हम फीमेल का एग निकालते हैं और यहाँ पर जो मेल स्पर्म है उसको लैब में लाया जाता है, और लैब में मेल स्पर्म को हिट करवाया जाता है फीमेल एग पर, और जैसे ही कोई स्पर्म पेनिट्रेट कर जाता है फीमेल एग को तो वो एग फर्टिलाइज हो जाता है। उस फर्टिलाइज्ड एग को लैब में 14 से 15 दिन रखा जाता है और उसके बाद उसको ट्रांसफ़र किया जाता है फीमेल बॉडी के अंदर। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से इन वर्टो फर्टिलाइजेशन काम करता है। इसी तरह से एक दूसरी टेक्निक भी है जिसको बोला जाता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इजेक्शन। फ्रेंड्स, इसमें हम सिंगल स्पर्म लेते हैं जिसकी टारगेटेड डिलीवरी की जाती है फीमेल एग के अंदर। यहाँ पर चांस ऑफ कंसीविंग ज़्यादा हाई हो जाते हैं और प्रेगनेंसी के चांस बढ़ जाते हैं, इसलिए कई बार इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी की बात करें तो वो है इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन। फ्रेंड्स, इस टेक्नोलॉजी में फीमेल एग को बाहर नहीं निकाला जाता है और फीमेल के अंदर डायरेक्ट स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है थ्रू स्पेशलाइज्ड इंजेक्शन, जिससे कि चांस ऑफ कंसीविंग और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लास्ट टेक्नोलॉजी की बात करें हम तो वो है गैमेट या एम्ब्रियो डोनेशन। फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं एग डोनेशन। एग डोनेशन उस केस में किया जाता है जहाँ पर फीमेल पार्टनर का एग मेडिकल रीजंस की वजह से सूटेबल नहीं होता है चाइल्ड कंसीव करने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर दूसरी वुमेन का एग लिया जाता है और उस एग को मेल स्पर्म के साथ फर्टिलाइज किया जाता है लैब में इनवर्टो फर्टिलाइजेशन से या फिर किसी और टेक्निक से। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड्स स्पर्म डोनेशन। स्पर्म डोनेशन उस केस में यूज़ आता है जहाँ पर मेल पार्टनर का स्पर्म चाइल्ड कंसीविंग के लिए सूटेबल नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी वही टेक्निक यूज़ होती है। फीमेल एग को बाहर निकाला जाता है, दूसरे मेल के स्पर्म के थ्रू उसको फर्टिलाइज किया जाता है और उस एग को बाद में जो इंटेंडेड कपल है
उसको दे दिया जाता है। इस तरीके से यहाँ पर चाइल्ड कंसीव होता है। लास्ट सिनारियो यहाँ पर हम देखते हैं तो वो है एम्ब्रियो डोनेशन। फ्रेंड्स, ये उस केस में काम आता है जहाँ पर फीमेल पार्टनर और मेल पार्टनर दोनों में ही मेडिकल इश्यूज होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये एग भी किसी और का लेते हैं, स्पर्म भी किसी और का लेते हैं, उसको फर्टिलाइज करवाया जाता है लैब में, और हो सकता है इस केस में वो खासकर सरोगेट मदर का भी यूज़ करें, क्योंकि यहाँ पर जो फीमेल है वो अपनी वूम में एम्ब्रियो को डेवलप नहीं कर सकती। फ्रेंड्स, ये सभी टेक्निक्स असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के अंदर आती हैं और ये इंडिया में खासकर देखा जाए तो काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ की जा रही हैं, और इंडिया में फॉरेनर्स भी आते हैं ART का यूज़ करने के लिए। फ्रेंड्स, ये तो बात हुई पूरी ART टेक्नोलॉजी की। आइए थोड़ा समझते हैं सरोगेसी कैसे काम करती है। फ्रेंड्स, सरोगेसी में सिंपली ये माना जाता है जो फीमेल है वो कंसीव नहीं कर सकती और अपने वूम में एम्ब्रियो को डेवलप नहीं कर सकती, इसलिए उसको दूसरी फीमेल पार्टनर की ज़रूरत है यहाँ पर। फ्रेंड्स, डिपेंडिंग ऑन द मेडिकल कंडीशंस डिफरेंट तरीके से सरोगेसी का यूज़ किया जाता है। कई बार हम इंटेंडेड कपल यानी कि जो कपल पेरेंट बनना चाहता है उनका ही एग लेते हैं। अगर उस एग में प्रॉब्लम नहीं है तो उनका एग लिया जाता है। अगर उस एग में भी दिक्कत है तो सरोगेट मदर का एग लिया जाता है। सिमिलरली, अगर हस्बैंड का स्पर्म हेल्दी है तो हेल्दी स्पर्म हस्बैंड का लिया जाता है, नहीं तो किसी और का भी स्पर्म हम ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अल्टीमेटली सरोगेसी में यही होता है कि एक दूसरी फीमेल किसी और कपल के लिए अपनी वूम में एक चाइल्ड को डेवलप करती है और बाद में वो चाइल्ड डिलीवर करने के बाद उस कपल को दे देती है। फ्रेंड्स, ये सिंपल सिस्टम है सरोगेसी का। तो ART यूज़ करके या सरोगेसी का यूज़ करके जो कपल्स पेरेंट्स नहीं बन पा रहे हैं वो पेरेंट्स बन सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर बात की जाए आजकल इनफर्टिलिटी इतनी बढ़ क्यों रही है, तो उसके कुछ मेजर रीजंस जो मेडिकल एक्सपर्ट सामने लाए हैं उनमें कुछ सबसे बड़े रीजंस उन्होंने बताए हैं। वो है स्मोकिंग, अल्कोहल, लाइफस्टाइल इश्यूज, स्ट्रेस और इंक्रीज्ड एज ऑफ मैरिज। ये कुछ रीजंस बताए गए हैं मेडिकल एक्सपर्ट्स द्वारा जिस वजह से इनफर्टिलिटी के इश्यूज जो है इंडिया में काफ़ी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। फ्रेंड्स, इसलिए यहाँ पर सरकार यहाँ पर ये बिल लाई और वो अब एक्ट में बन चुका है। तो आइए अब हम देखते हैं इस एक्ट के क्या फीचर्स हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए ART एक्ट की, तो यहाँ पर हम देखते हैं इस बिल ने क्लियरली डिफाइन किया है कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी क्या होती हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी क्लिनिक कैसा रहेगी, ART बैंक कैसी रहेगी, उन सबको अच्छे से डिफाइन किया गया है। यहाँ पर एलिजिबिलिटी भी बताई गई है कौन ART का यूज़ कर सकता है। तो ART को यूज़ करने के लिए खासकर फीमेल की एज जो मैरिजेबल एज है फिलहाल 18 से लेके 50 के बीच में होनी चाहिए। मेल की बात करें तो मेल की एज भी 21 से लेके 55 के बीच में यहाँ पर होनी चाहिए। इस एक्ट को रेगुलेट करने के लिए कुछ अथॉरिटीज़ भी बनाई गई हैं, जैसे कि नेशनल बोर्ड, नेशनल रजिस्ट्री और रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। फ्रेंड्स, नेशनल बोर्ड का यहाँ पर ये काम रहेगा कि वो गवर्नमेंट को लगातार पॉलिसी पर एडवाइस करती रहे और साथ साथ नेशनल बोर्ड मॉनिटर करेगा रूल्स को, रेगुलेशन को, और एक स्टैंडर्ड सेट करेगा ART क्लिनिक्स के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं नेशनल रजिस्ट्री। वो एक डाटाबेस मेंटेन करेगा कौन कौन ART का यूज़ कर रहा है, कौन सरोगेसी का यूज़ कर रहा है, किसने स्पर्म डोनेट किया है, किसने एग डोनेट किया है। ये सब डाटा कौन मेंटेन करेगा? नेशनल रजिस्ट्री मेंटेन करेगी, और ये डाटा प्रोवाइड करेगी किसको? नेशनल बोर्ड को, जब उसको जरूरत पड़ती है। उसके बाद हम देखते हैं रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। उसके पास पावर रहेगी लाइसेंस देने की, कैंसिल करने की या सस्पेंड करने की ART क्लिनिक्स की, और उसी के साथ रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के पास एनफोर्स करने की, सुपरवाइज करने की और इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी भी रहेगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये नेशनल बोर्ड बन रहा है, यही नेशनल बोर्ड सरोगेसी बोर्ड का भी काम करेगा, और यहाँ पर जो नेशनल रजिस्ट्री है, यही रजिस्ट्री सरोगेसी रजिस्ट्री के लिए भी काम करेगी। आइए थोड़ा डिटेल में और देख लेते हैं हम सरोगेसी बिल को। फ्रेंड्स, सरोगेसी एक्ट में क्लियरली डिफाइन किया गया है कि कमर्शियल सरोगेसी अलाउड नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी अलाउड है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है फ्रेंड्स, कमर्शियल सरोगेसी मतलब जब आप सरोगेट मदर को कुछ पैसे देते हैं और वो फीमेल उस पैसे के लिए सरोगेट बनती है, तो ये चीज़ यहाँ पर अब अलाउ नहीं की जाएगी, जो इंडिया में रेगुलेशन ना होने की वजह से होता चला आ रहा था। यहाँ पर सिर्फ एल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी यानी कि सिर्फ परोपकार के फॉर्म में आप सरोगेसी कर सकते हैं, किसी की हेल्प करने के फॉर्म में यहाँ पर आप सरोगेसी को परफॉर्म कर सकते हैं। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंटली बताया है कि सरोगेसी कब अलाउ की जाएगी। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं किन कंडीशंस में सरोगेसी अलाउ की जाएगी। यहाँ पर जो कपल सरोगेसी का यूज़ करना चाहता है उसको सबसे पहले इनफर्टिलिटी का प्रूफ देना पड़ेगा। उसके बाद सरोगेसी तभी अलाउ होगी जब वो एल्ट्रुइस्टिक फॉर्म में की जाएगी, कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं होगी। और खासकर जो बच्चा यहाँ पैदा होने वाला है सरोगेसी के थ्रू, उसको आप किसी फॉर्म का एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते। ये चीज़ भी यहाँ पर डिफाइन की गई है। फ्रेंड्स, अगर बात की जाए कौन कौन से कपल एलिजिबल हैं सरोगेसी के लिए, तो उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर सरोगेसी इंडिया में सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए अलाउड है और NRIs के लिए अलाउड है। इसके अलावा किसी को इंडिया में सरोगेसी अलाउड नहीं है। जो पहले फॉरेनर्स आके यहाँ पर इंडिया में सरोगेसी परफॉर्म कर रहे थे, उन पे अब बैन लग चुका है।
उसी के साथ साथ सरोगेसी कोई भी कपल तभी यूज़ कर सकता है जब उसकी मैरिज को एटलीस्ट 5 ईयर्स हो चुके हैं। यहाँ पर उसकी वाइफ की एज एटलीस्ट 23 ईयर्स होनी चाहिए और हस्बैंड की एज एटलीस्ट 26 ईयर्स होनी चाहिए। यहाँ पर यह बात भी बोली गई है कि उस कपल के पास कोई पहले से ही सर्वाइविंग चाइल्ड नहीं होना चाहिए और यहाँ पर कोई मेंटली इल और फिजिकली चैलेंज चाइल्ड है तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये कुछ कंडीशंस थी उन कपल्स के लिए जो सरोगेसी को यूज़ करना चाहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर कौन सरोगेट बन सकता है। जैसा कि हमने डिस्कस करा, कमर्शियल सरोगेसी अलाउड नहीं है। इसका यह मतलब है जो फीमेल्स पैसे के लिए सरोगेसी परफॉर्म कर रही थी वो अब नहीं कर सकती। यहाँ पर सिर्फ एल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी अलाउड है। इसलिए इस बिल में ऐसा बोला गया है कि इंटेंडेड कपल की कोई क्लोज रिलेटिव जो है वो सरोगेसी परफॉर्म करे। फ्रेंड्स, मान लीजिए ऐसा इनको नहीं मिलता है तो यहाँ पर विलफुल सरोगेसी का भी क्लॉज डाला गया है कि कोई दूसरी वुमेन भी विलफुली अपना सरोगेसी परफॉर्म कर सकती है। और फ्रेंड्स, एक और इम्पोर्टेंट कंडीशंस जो डाली है यहाँ पर सरोगेट बनने के लिए वो ये है कि जो भी फीमेल सरोगेट बनना चाहती है वो मैरिड होनी चाहिए, उसका पहले से ही बच्चा होना चाहिए और साथ साथ वो लाइफ में सिर्फ एक बार सरोगेसी परफॉर्म कर सकती है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ कंडीशंस हैं जो सरोगेट बनने के लिए एसेंशियल हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर दोनों एक्ट्स के अंदर पिनल प्रोविजंस भी हैं। यहाँ पर सजा का प्रावधान भी दिया गया है ART में भी और सरोगेसी एक्ट में भी, जहाँ पर आपको 10 लाख का फाइन से लेकर 20 लाख का फाइन भी भरना पड़ सकता है और 8 साल से लेकर 12 साल तक की सजा भी हो सकती है। अगर हम ART की बात करें तो यहाँ पर जो चाइल्ड ART के थ्रू बॉर्न हुआ है उसको आप अबेंडन करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं या फिर ह्यूमन एम्ब्रियो का सेल परचेसिंग होती है, ट्रेडिंग होती है। जो कपल्स इन्वॉल्व हैं, जो वुमेन इन्वॉल्व हैं, जो डोनर्स इन्वॉल्व हैं, उनके साथ कोई एक्सप्लॉइटेशन होता है। इन सब केसेस में यहाँ पर पनिशमेंट का प्रोविज़न दिया गया है ART एक्ट में। सिमिलरली फ्रेंड्स, सरोगेसी में भी यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि जो सरोगेट मदर है उसका इंश्योरेंस कराना पड़ेगा आपको, उसकी हेल्थ का खर्चा पूरा उठाना पड़ेगा और इसी के साथ अगर पता चलता है कि कमर्शियल पर्पज़ के लिए सरोगेसी का यूज़ हुआ है उस केस में भी आपको फाइन मिला सकता है और जेल भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, हमने देखा यहाँ पर द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट एंड द सरोगेसी एक्ट जो हैं काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करते हैं पूरे एस्पेक्ट्स को, मगर फिर भी कुछ क्रिटिक्स ने कुछ इश्यूज़ उठाए हैं। आइए उन इश्यूज़ को भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहला इशू जो क्रिटिक्स ने उठाया है वो ये बोला गया है कि इस एक्ट ने सिंगल मैन को और LGBTQI कम्युनिटी को इग्नोर कर दिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर सरोगेसी हो या ART हो वो सिंगल वुमेन यूज़ कर सकती हैं मगर सिंगल मैन यूज़ नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, ये एक इशू उठाया गया है कि ये एक राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है और ख़ासकर कोर्ट ने जब LGBTQ कम्युनिटी को लीगल किया है तो इनको यहाँ पर इस बिल में इंक्लूड किया जाना चाहिए था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पर मैरिड वुमेन का जो क्लॉज डाला गया है डोनेशन में, एग डोनेशन में और सरोगेट बनने के लिए भी, तो ये कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करता है नंबर ऑफ डोनर्स को भी और पोटेंशियल वुमेन्स को जो आगे आएंगी डोनेशन के लिए और सरोगेट बनने के लिए। नेक्स्ट इशू की बात करें तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आती है जहाँ पर बहुत सारी फीमेल्स जो पहले सरोगेसी का काम कर चुकी हैं उन्होंने बताया कि सरोगेसी उनके लिए एक एस्केप रूट था पॉवर्टी से। यहाँ पर उनको अच्छा खासा पैसा मिलता था सरोगेसी में। कुछ एस्टीमेट्स हैं यहाँ पर जो बताते हैं कि लगभग साल में वो 6 से 7 लाख रुपए कमा लेती थी। तो फ्रेंड्स, ये लॉस ऑफ इनकम देखा जा रहा है उन सरोगेट्स के लिए कि उस पैसे का वो अच्छा इस्तेमाल कर सकती थी अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए और साथ साथ वो एक सोशल सर्विस का भी काम कर रही थी जहाँ पर जिन कपल्स के पास बच्चा नहीं था उनको वो बच्चा डिलीवर भी कर रही थी। तो फ्रेंड्स, इन सरोगेट्स का कहना है कि कमर्शियलाइजेशन को बैन करना कहीं ना कहीं गलत है। नेक्स्ट इशू जो क्रिटिक्स ने उठाया है फ्रेंड्स यहाँ पर वो ये है, यहाँ पर उन्होंने बोला है कि इंडिया में जैसे कि कुछ स्टेट्स में अल्कोहल पर भी बैन है मगर वहाँ पर अल्कोहल आज भी अवेलेबल है। इसी तरीके से जो कमर्शियल सरोगेसी है उसको आप बंद नहीं कर पाएंगे और कहीं ना कहीं वो अंडरग्राउंड तरीके से इंडिया में चलती रहेगी और जो लोग इसमें इन्वॉल्व रहेंगे वो सरोगेट मदर का और इन कपल का यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन काफ़ी कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट हम यहाँ पर देखें तो वो ये है कि कमर्शियल सरोगेसी को रेगुलेट करने की बात करी है यहाँ पर क्रिटिक्स ने। उन्होंने बोला है कि कमर्शियल सरोगेसी को आप रेगुलेट करो और उसके अंदर कुछ प्रोविजंस ऐसे बनाओ कि सही तरीके से उसको यूज़ किया जा सके ताकि जो फीमेल सरोगेट मदर बनना चाहती है उसको फाइनेंशियल इंसेंटिव भी मिले और जो इंटेंडेड कपल है उसको भी एक वाइड वैरायटी ऑफ पूल्स मिले सरोगेट मदर की। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इशूज़ थे जो क्रिटिक्स ने उठाए हैं मगर ओवरऑल देखा जाए तो इन दोनों एक्ट्स की इंडिया में आज बहुत ज़रूरत थी जिससे कि जो इंटेंडेड कपल्स हैं वो अपना पेरेंट्स बनने का सपना पूरा कर सकें। और फ्रेंड्स, आने वाले समय में हम देखेंगे किस तरीके से गवर्नमेंट रिएक्ट करती है इन क्रिटिकल पॉइंट्स पे और यहाँ पर ऐसा होप किया जा रहा है कि इंडिया में मेडिकल टूरिज़्म बढ़ेगा क्योंकि इंडिया की जो ART क्लिनिक्स हैं वो काफ़ी कमेंडेबल काम कर रही हैं और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स उन्हें पिछले कुछ सालों में दिए हैं। तो ये बोला जा सकता है ये एक्ट बहुत लोगों की मदद करेगा।
फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने इन डिटेल डिस्कशन किया है ART एक्ट के बारे में एंड सरोगेसी एक्ट के बारे में। और अगर आप ऐसे ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।